वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के यूनिट 10। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम धीरे धीरे यूनिट 10 में जितनी रचनाएं हैं उनको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो कल हमने आवारा मसीहा किया था, आज हम पढ़ेंगे दलित आत्मकथा मुर्दैया। मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में जो क्वेश्चन आए हैं वे भी मैंने रखे हैं जो अभी तक 2021 और 2022 में इन 2 ईयर में जितने भी मुर्दैया से एनटीए के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वे मैंने रखे हैं, ताकि आपको पता चले कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं। सबसे पहले हम मुर्दैया के बारे में जो प्रमुख बातें हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर मुर्दैया का सबसे पहले जब भी हम कोई भी रचना पढ़ते हैं तो उनका समय और उनकी विधा हमें पता होनी चाहिए। तो मुर्दैया कैसी आत्मकथा है? दलित आत्मकथा है। आप लोग याद रखेंगे, दलित आत्मकथा है। मुर्दैया का समय जो है वो है 2010। यहाँ पर मैंने मुर्दैया के जो है 7 अध्यायों में ये विभाजित है, उनका क्रम यहाँ पर रखा है। ये मैंने बुक का पेज ही लिया है। देख लेते हैं पेपर में पिछली बार जो अभी 2022 में हुआ था, अभी सितंबर में, उसमें क्वेश्चन आया था यहीं से, वो भी मैंने आगे रखा है, उसको भी हम देख लेंगे। पहले हम देखते हैं इनके जो 7 अध्याय हैं उनके नाम क्या है। सबसे पहला है भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि। नंबर 2 मुर्दैया और स्कूली जीवन। नंबर 3 अकाल में अंधविश्वास। नंबर 4 मुर्दैया के गिद्ध और लोक जीवन। नंबर 5 भूतनिया नागिन। नंबर 6 चले बुद्ध की राह। नंबर 7 आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये 7 अध्याय है और आपको इनके सातों के नाम याद रखने। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो ये आया है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ये यूजीसी नेट एग्जाम में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें आया था, अभी हाल ही में जो 30 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें पूछा था भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। तो हमारा आंसर था मुर्दैया। जब मैंने आपको पिछले बैच में ये करवाया था, जब भी मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ मुर्दैया के लिए ही नहीं, मैं आपको बता देती हूँ जो रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी है, यदि वे अध्याय में, भाग में, खंड में विभाजित है तो आपको पता होना चाहिए कितने भाग में विभाजित है और उनके नाम भी पता होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन का चलन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस तरह के क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे नेट के एग्जाम की बात करें या हायर के किसी भी एग्जाम की बात करें। जो रचनाएं सिलेबस में लगी है उनसे इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये 7 हो गया। आप अपने नोट्स बनाते हुए चलना या बाद में आप लोग बना लीजिएगा, पर नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मुर्दैया की भूमिका। जब भी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो उसकी भूमिका हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मुर्दैया आज मैं आपको करवा रही हूँ तो उसकी भूमिका भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। ये बुक का ही पेज है। जब आप बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें भूमिका ही पढ़ने को मिलती है रचना की। पढ़ते हैं। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। कहाँ पे? ये गांव का नाम याद रखेंगे, धर्मपुर। चरवाई से लेकर हरवाई तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूलों या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती थी। मतलब इनका कहने का मतलब है स्कूल जाना हो या दुकान जाना हो या रेलगाड़ी पकड़ना हो या कुछ भी काम करना हो तो हमें कहाँ से? मुर्दैया से होकर गुजरना पड़ता था। मैं आपको बता देती हूँ मुर्दैया एक शमशान घाट का नाम है। ये यहाँ पर उसी का जिक्र हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुर्दैया ये क्या है? मुर्दैया जो है एक शमशान घाट का नाम है। आगे हम वो भी पढ़ेंगे। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी, वह दोनों की मुक्ति दाता थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपसे पूछ सकते हैं, ये किसने कहा है? मुर्दैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांस पिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उनकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। मुर्दैया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी।
इस जिंदगी को मूर्धइया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। इम्पोर्टेंट है कौन, एक तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है, तद्भव के जो संपादक थे वे कौन थे, अखिलेश। और मूर्धइया को खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय किसे जाता है, जो राइटर है उन्होंने किसने दिया है, तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को पूरा श्रेय दिया है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मूर्धइया से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इधर गिधर घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मूर्धइया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ धवनी पर नृत्य कला बिखेरती नटिनियाँ, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा और सिंगा बजा का बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोकपात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों। मैं आपको बता देती हूँ, मूर्धइया जो है 2 खंड में है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम भूमिका पढ़ लेते हैं। इसमें 2 चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये याद रखिएगा इन्होंने श्रेय किसे दिया है, तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को। और ये मूर्धइया का प्रथम खंड कहाँ पे समाप्त हो जाता है, जब मेरे घर से भागने के बाद से। राइटर जो है जब अपने घर से भाग जाते हैं वहाँ पर मूर्धइया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले कि जिस मूर्धइया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं। कह रहे हैं कि जो मैंने 50-60 साल पहले जिस मूर्धइया का वर्णन किया है वो पूरी तरह से उजड़ चुकी है। उसकी जगह क्या है, जंगल की जगह क्या है, खेत ने ले ली है। जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आग धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मूर्धइया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस से जोड़ दिया। इन तीनों जिलों का नाम याद रखिएगा, आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस। इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये तीनों जिलों का नाम याद रखिएगा। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का प्लान बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मूर्धइया से सड़क निकल जाने के बाद वहाँ के भूत पिशाचों का भी प्लान अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत विषय अछूते नहीं है। आने वाले मूर्धइया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रशिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। दूसरे खंड में किस किस जगह का वर्णन है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भूमिका में दिया हुआ है। याद रखें, मूलतः ये यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आपको पेपर में लाइन ही दे देगा और पूछ लेंगे किस रचना की है या किस लेखक ने कही है, तो याद रखिएगा डॉक्टर तुलसी राम ने। राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मूर्धइया खंड के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। भूमिका किसने लिखी है, जो मूर्धइया के राइटर है डॉक्टर तुलसी राम। याद रखिएगा मूर्धइया 2 खंड में है। 2010 में इसका पहला खंड प्रकाशित हुआ था और राइटर कौन है, डॉक्टर तुलसी राम, और दलित आत्मकथा है ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो दलित आत्मकथा के है हमारी मूर्धइया, उसके जो प्रमुख पात्र है उनके बारे में देख लेते हैं। ये नोट हमारे नेट की एक दृष्टि वालों ने गाइड निकाली है, वहाँ से मैंने ये पेज लिया है। जो पहला पात्र है झूठन।
लेखक के दादाजी, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। झूठन याद रखेगा, एक तो पात्र हो गया और एक आपको पता होगा एक ये आत्मकथा भी है, झूठन नाम से हमें मिलती है। कमेंट कर कर आप लोग बताइए झूठन किसकी आत्मकथा है, राइटर का नाम आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। अगले जो पात्र है मुसहरिया, 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी। धीरजा, लेखक की माताजी। जंगू पांडे, 80 वर्षीय ब्राह्मण, जिन्हें निर्वश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी मानते थे। नगर, लेखक के पिता के तीसरे भाई। सोमर, लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई। मुन्नेसर, लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई। और मुन्नर, लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई। यहाँ पर लेखक के पिता के 4 भाई बताए हैं, तो इन चारों भाइयों का नाम याद रखना। देखो मैं आपको बताती हूँ, अभी हाल ही में पेपर में आया था, 2021 का आया। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्धैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुदेशर। देखो यहाँ पर सोमर, मुन्नेसर और मुन्नर, यहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तीनों के नाम। तीनों ये कौन थे? लेखक के पिता के भाई थे। ठीक है, यहाँ पर ये 4 भाई है, तो 3 के नाम दे दिए और एक अलग नाम दे दिया और पूछ लिया कि कौन सा जो पात्र है वो मुर्धैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। तो आप देख रहे होगे इस तरह के क्वेश्चन खूब बन रहे हैं। ये 2021 में आया था मुर्धैया आत्मकथा से। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको पता चले जो हम पढ़ रहे हैं चीज़ें वे कितनी इंपॉर्टेंट और हमको किस तरह से पढ़ते हुए चलना है। आगे चलते हैं, अभी हम पात्र ही देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन रखा था ताकि आपको साथ ही दिखा दूँ कि पात्रों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अम्बिका पांडे, मुंशी राम सूरत, परशुराम सिंह, हेर मास्टर, सुभाग्या, सनखंटा सिंह, कुद्दन, लेखक के नगर, चाचा का बेटा, किशुनी भोजी, जेदी चाचा, पत्तू मिसिर, करपात्री जी, हीरा लाल। अब आप जैसे करपात्री जी है तो ये याद रखिएगा ये कौन सी पार्टी के नेता थे, इंपॉर्टेंट है। पात्र आपको ये भी याद रखते हुए चलना है कि ये कहाँ से कौन से पात्र हैं। पारसनाथ पांडे, लाल बहादुर सिंह, सुग्रीव सिंह, चिंतामणि सिंह, रूपराम, तपसीराम, रामधन, देवराज सिंह, ये सब जो है मुर्धैया आत्मकथा के पात्र है। विजय पांडे, अरुण कुमार सिंह। तो यहाँ पर जो है हमारे मुर्धैया आत्मकथा के पात्र हुए। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। एक बार आपने क्लास देख ली तो ऐसा नहीं है कि आपके सभी चीज़ें याद हो जाएगी। जब आप कई बार रिविजन करोगे तो आपकी चीज़ें याद होती जाएगी। आपको करना क्या है, इनके नोट्स बना लेने हैं, एक जगह सभी पात्रों का नाम लिख लेना है। आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ पर जो है मुर्धैया आत्मकथा है उसका सारांश मैंने रखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। मुर्धैया डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, जो उनके जन्म स्थान आजमगढ़ के धर्मपुर नामक एक गांव का शमशान घाट है। मैंने आपको बताया था कि मुर्धैया क्या है, एक शमशान घाट, और गांव का नाम भी आप याद रखिएगा, धर्मपुर। लेखक का जन्म चमार जाति में हुआ। आपको दलित आत्मकथा है तो आपको पता चल ही गया होगा, जिसके कारण दलित होने का सामाजिक दुख तो झेलना ही पड़ा, परंतु चेचक की आपदा से लेखक को अपनी दाई आंख खोना उन्हें अपशकुन की श्रेणी में पटक देता है। लोगों के द्वारा अपशकुन बना देना और कनवा बड़ा तेज हो या एक फाटक बंद है जैसी टिप्पणियां लेखक को वेदना से भर देती है। जब उनकी दाई आंख उनकी चली जाती है तो लोग उनके कैसे टिप्पणियां करते हैं, एक फाटक बंद है, मतलब उनकी मजाक लेते हैं। लेखक ने अपने परिवार और समाज में व्याप्त घोर अंधविश्वास तथा उससे उपजा शोषण चक्र का विस्तार से जिक्र किया है। लेखक को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा है। वो तो हम देखते हैं जब कोई नीच जाति का होता है तो उनको क्या है, जाति का भेदभाव का सामना करना पड़ता ही है। कई बार लेखक को अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर में कामचोरी करने के आक्षेप का सामना करना होता है। परिवार में एकमात्र सदस्य लेखक की दादी है, जिनका स्नेह और संबल लेखक को बार बार अवलंबन प्रदान करता। लेखक ने अपने गाँव परिवार की गरीबी, दलितों की स्थिति, उनके रहन सहन, खान पान, त्योहार आदि पर विस्तार पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। अकाल के दौरान भुखमरी और दलितों की सूक्ष्म जिजीविषा का मर्म स्पर्शी चित्रण लेखक के द्वारा किया गया। ये एक बिल्कुल शॉर्ट में सारांश था मुर्धैया आत्मकथा। अब हम यहाँ पर देखेंगे
हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक से कि उनमें मुर्दैया आत्मकथा के बारे में क्या कहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी है उनको एक बार रामचंद्र तिवारी की बुक से जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या उन्होंने उस रचना के बारे में लिखा है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है। तो यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं हम। डॉक्टर तुलसीराम की 2 खंडों में लिखी गई आत्मकथा मुर्दैया 2010 और मणिकर्णिका 2014। यानी जो ये आत्मकथा है मुर्दैया ये 2 खंड में थी। पहला खंड का नाम क्या था, मुर्दैया, जो 2010 में प्रकाशित हुआ था, और जो दूसरा खंड है वो मणिकर्णिका के नाम से 2014 में प्रकाशित हुई थी। संभवतः हिंदी की पहली आत्मकथा है जिसमें केवल दलित ही नहीं अपितु गाँव का संपूर्ण लोक जीवन ही केंद्र में है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिसमें केवल दलित ही नहीं कि गलित ही नहीं, पूरे गाँव का संपूर्ण लोक जीवन केंद्र में है। ये रचना जो है 184 पेजों में लिखी है। जो हमारी ये प्रथम खंड है मुर्दैया, उसकी बात कर रहे हैं, 184 इसमें पेज में लिखी गई है। परंतु यहाँ लेखक केंद्र में नहीं है। कहते हैं कि मुर्दैया आत्मकथा में लेखक केंद्र में नहीं है, तो फिर केंद्र में क्या है वो भी ये बताते हैं। केंद्र में है दलित जीवन, उनकी अंधश्रद्धाएं, कर्मकांड, भूतों के प्रति भय, सवर्णों का जीवन, दलितों का संघर्ष, आपसी होड़, रोजी रोटी की तलाश, त्योहार, पूजा पाठ, लोकगीत, गाँव में बसे कुछ परंतु विल्सन, शिक्षा की घोर अवहेलना, उससे जानबूझकर संबंधित, जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें, दलित बाह्य संघर्ष, कुल मिलाकर एक गांव में जितने भी अंतर प्रभाव होते हैं वे सब के सब इसमें आ गए हैं। तुलसीराम की आत्मकथा के दोनों भाग मुर्दैया और मणिकर्णिका मृत्यु और मुर्दों से जुड़ी है। इस आत्मकथा की एक विशेषता है कि इसमें आत्मकथा का निजी, यहाँ पर हम थे, इस आत्मकथा की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें आत्मकथा का निजी अनुभव नहीं है, अपितु इसमें लोक साथ साथ चलता है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे के अनुसार इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आने वाले एग्जाम में 100% ये पूछी जाएगी। तुलसीराम की आत्मकथा उनके जीवन और वैचारिक संघर्ष की अधूरी कथा है। हिंदी की दूसरी अनेक आत्मकथाओं से तुलसीराम की आत्मकथा में एक विशेषता यह है कि इसमें दलित की आत्मकथा होने के नाते केवल उन्होंने व्यक्ति के निर्माण और विकास की कथा न होकर उनके समुदाय के जीवन में मौजूद गरीबों, अशिक्षा, अंधविश्वास, यातना, अपमान और जीवन जीने की लालच की कथा भी है। इम्पोर्टेंट है, ये कोटेशन किसकी है, प्रोफेसर मैनेजर पांडे की। मुर्दैया की भूमिका में आत्मकथाकार तुलसीदास ने किया है कि आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भाग जाने के बाद कलकत्ता, बनारस, दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रूस तक की यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन याद रखेगा मैनेजर पांडे की, और ये यहाँ पर मुर्दैया की भूमिका में ही है। अगर ये कोटेशन आती है तो डॉक्टर तुलसीराम ये हम भूमिका में भी पढ़कर आए हैं, लेकिन जब ये रामचंद्र तिवारी की बुक में है तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बुक से क्वेश्चन खूब बनते हैं जो रचनाएं हमारे सिलेबस में होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, इस बार 2022 में आया है। अब यहाँ पर मैंने आपको मुर्दैया कितने अध्यायों में है, कितने खंड में है, क्या समय है, उनका पात्र, विषय वस्तु सब बता दिया। लेकिन मुर्दैया से ना हर साल क्वेश्चन आ रहा है, कभी तो डीपली पूछ लेते और कभी कि मतलब इनके अध्याय में से, भूमिका में से पूछ लिया। तो ये जो क्वेश्चन आया था 2022 में सेकंड शिफ्ट में आया था। जो हमारी प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था हिंदी का, उसमें तो पूछ लिया था उनके अध्याय का नाम, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। लेकिन जब सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो उसमें ये आया था गीत, जैसन कहत बारह जोगी, बैसन बढ़त बारे रोगी। ये उपयुक्त पद किस आत्मकथा में उद्गीत है? तो इसका आंसर था मुर्दैया। तो ये गीत कहाँ से आया था? ये जो मुर्दैया का दूसरा अध्याय है वहाँ से ही आया था। मैंने बुक का पेज रखा है, आपको दिखा देती हूँ। ये गीत जो है मुर्दैया आत्मकथा में दूसरे अध्याय में आपको ये गीत मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन रखने का उद्देश्य ये था कि आपको मुर्दैया कंप्लीट पढ़ लेनी चाहिए। यदि आप लोगों के पास टाइम है तो आप मुर्दैया जरूर पढ़ लें। एक क्वेश्चन आया था 2021 में, मुर्दैया में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? ढोलक वादन। ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसने जो है मुर्दैया
डीपली कंप्लीट पढ़ी होगी वही आंसर दे पाएंगे। जैसे हम अपना कर रहे हैं कि रोज़ एक टेस्ट लेकर चल रहे हैं, तो इससे ये होगा कि हमारा 80% यदि आता है इस रचना में से क्वेश्चन तो वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल डीपली क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपको जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेन रचना है उनको आप पढ़ लीजिएगा। तो मुर्दैया आप प्रयास कीजिएगा कंप्लीट पढ़ ले, और जितना मैंने आपको बताया उतना तो आपको 100% याद होना ही चाहिए। यहाँ पर हमारी जो है ये क्लास है आज शाम को होगी, संडे को। मैं हर संडे को लेती हूँ, ये लाइव क्लास है। इसमें होता क्या है, जो भी स्टूडेंट के डाउट आते हैं उनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो यदि आपका भी कोई डाउट है तो आप हमारे ये लाइव होता है सेशन, इसमें आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप, वहाँ पर भी मुझे अपने डाउट पहले भी भेज सकते हो और लाइव क्लास में भी आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई सिलेबस वगैरह है, किसी एग्जाम के बारे में पूछना है, तो आप पहले भी भेज सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस क्लास में आप जुड़ना ना भूलें, शाम को 4 बजे लाइव क्लास होगी। इसमें हम बात करेंगे जो भी हमने अब तक पढ़ा है और आगे हम कैसे पढ़ेंगे वो सब इस बारे में भी बात कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मुर्दैया के बारे में। यदि अब भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर बता दीजिएगा, उस पर मेल कर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हो, काफ़ी लोग देखते हैं वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है, आप रेगुलर वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आई और आपको यूजफुल लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।